नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जीएस हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो चैप्टर, जो एक टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट हमारा, उसमें हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एक नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज की मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें हमारा क्या चल रहा है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है तुगलक वंश में तीन ही प्रमुख शासक रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत कुछ चीजें पढ़ी थी। ठीक है, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में पूरा करने का कोशिश करेंगे। आपको ये बात पहले पता ही है कि फिरोज शाह तुगलक कैपेसिटी कहते हैं इन शॉर्ट में, और 1351 से 88 तक इनका समय काल रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की थी, जिसमें हमने राजनीतिक घटनाक्रम, ठीक है, कि उसके समय में क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, ठीक है, वो चीज पढ़ी थी, और उसने क्या क्या सामाजिक कार्य किए थे, और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था फिरोज शाह तुगलक का। तो उन चीजों को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक होगा आर्थिक कार्य और निर्माण कार्य अभी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या क्या आर्थिक कार्य हुए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। मैंने हेडिंग बना रखी है पहले ही, आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य का मतलब कि जो भी पैसे का लेन देन, जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों की रोजगार की जिंदगी चलती है, रोजमर्रा की, उसमें धन की व्यवस्था कैसे होती है, वो उसके लिए इसने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो पहला मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी काम किए उसको बोल लेंगे इसके समय के हुए आर्थिक कार्य। तो पहला, एफएसटी ने नगद वेतन बंद करके जागीरों में वेतन देना प्रारंभ किया। यानी कि पहला काम इसका क्या रहा, इसने जो मतलब अपने सैनिकों को या जितने भी अधिकारी थे उनको वेतन नगद मिलने लगा था। किसके समय से? अलाउद्दीन खिलजी के समय से। अगर आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्थिक नीति के तहत क्या काम किया था। देखो, सबसे शुरू से ही क्या होता था, इस बारे में मैं चर्चा कर भी चुका हूँ कि जो भी सैनिक या जो और भी अधिकारी होते थे, उन्हें जैसे आजकल कोई भी जॉब करते हैं, हम सैलरी मिलती है ना हर महीने, कितने हजार रुपए महीना सैलरी मिलेगी। ठीक है, पहले क्या होता था, पैसे की जगह उन्हें जमीन दी जाती थी कि सपोज एक साल आप काम करोगे तो आपको 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, जो भी उनका हिसाब होता था कि उतनी जमीन मिल जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये चीज रोकी थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले क्या किया था कि ये जागीरों में, जागीर का मतलब ये जमीन देना, जमीनों मतलब सैलरी की जमीन जो मिलती थी काम करने के बदले, वो बंद करके नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया, मतलब फिक्स सैलरी जैसे आजकल होता है। तो ये काम अलाउद्दीन खिलजी के बाद से चलता आ रहा था। तो यहाँ पे मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने भी ऐसे ही किया कि नगद वेतन, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नगद वेतन। तो एफएसटी ने क्या किया, नगद वेतन दे बंद करके फिर से जागीरों में वेतन देना स्टार्ट कर दिया। क्लियर, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। दूसरा है, एफएसटी ने उच्च पदों को वंशानुगत करने के साथ साथ इक्ता को भी वंशानुगत कर दिया। इसमें मेन चीज आती है, ये वंशानुगत क्या है। ये उच्च पद तो आपको पता ही होगा कि उच्च पद का मतलब जितने भी अधिकारी हैं, देखो अधिकारी भी दो तरह के, एक नॉर्मल अधिकारी, एक बहुत बड़े अधिकारी। जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे जैसे पीसीएस, आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, उस लेवल के अधिकारियों का जो पद है, आजकल क्या है कि आपको परीक्षा देनी पड़ती है, एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है, यूपीएससी का या पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तब आप इन पोस्ट पे जाओगे। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि उच्च पद ने वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। यानी कि मान लो किसी का पिता आईएएस है, जैसे वो रिटायर हो जाएगा तो उसके लड़के को ही वो पोस्ट दे दी जाएगी। या मान लो किसी का पिता कहीं का डीएम है, तो जैसे ही वो रिटायर हुआ या उसकी मृत्यु, उसके पुत्र को वो पोस्ट दे दी गई ना, कोई एग्जाम वगैरह नहीं उसके पुत्र को देते, जैसे राजा का पुत्र राजा। तो इसने उच्च पदों को भी वंशानुगत कर दिया, इसके साथ साथ इक्ता को भी वंशानुगत कर दिया। इक्ता मैंने पहले ही बताया था, इक्ता का मतलब होता था कोई एरिया, प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, बंगाल, जैसे बिहार का कोई पूरा, जिसे राज्यपाल या गवर्नर भी बोल सकते हैं, तो वहाँ का जो मालिक होगा उसे इक्तादार बना दिया जाता था। मतलब इस पद को भी वंशानुगत कर दिया कि जैसे अगर कोई बिहार का, मान लो बिहार है उस टाइम पे, एक इक्ता है फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है, उसका कोई भी मतलब कंट्रोलर है, जो भी उसका मालिक है, मतलब जो उसके वहाँ की देख रेख कर रहा है, प्रशासन को देख रहा है, ठीक है, उसके हटने के बाद उसका लड़का ही बन जाएगा। ठीक है, इस पद को भी इसने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। तो अब आता है तीसरा पॉइंट, एफएसटी यानी कि वही फिरोज शाह तुगलक ने
एमबीटी के समय दिए गए तकावी ऋण या फिर कृषि ऋण या फिर सुंदर को माफ कर दिया। देखो बहुत ध्यान से अगर आप पीछे रिवाइज करने पे जाओगे, जब मैंने मोहम्मद बिन तुगलक बताया था कि उसे पागलों का बादशाह कहा जाता था, क्यों? क्योंकि उसकी योजनाएं, उसकी वैसे तो बहुत सारी योजनाएं थी उसकी असफल हुई थी, लेकिन हमने 5 प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करी थी जो उसकी असफल हुई थी। इन 5 परियोजनाओं में एक परियोजना ये थी कि जब उसकी 4 परियोजनाएं लगातार, कौन कौन सी 4 थी अगर मैं एक बार रिकॉल कराऊँ आपको, राजधानी परिवर्तन किया था, सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी, खुरासान के अभियान के लिए सेना का गठन किया था, और चौथा कराचील का अभियान जो कि हिमाचल प्रदेश में था। जब ये 4 वो हो चुके थे, अभियान असफल हो चुके थे, इनमें इसका पैसा बहुत सारा खर्च हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उसके बाद इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करी थी, मतलब गंगा यमुना के बीच, मतलब इन नदियों के बीच के क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया था। और जैसे इसने टैक्स बढ़ाया, इसकी किस्मत इतनी खराब थी, मैं रिकॉल करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ एक बार उसे, कि उसी समय वहाँ पे अकाल पड़ गया। ठीक है, अकाल पड़ने पे इसने क्या किया था, लोगों को ऋण लोन बांटा था, अगर आपके याद हो। उस लोन का नाम था सुंदर। यहाँ पे 2 नाम और है उसके, कृषि ऋण नॉर्मल है कि भाई खेती के लिए ही बांटा था, अकाल पड़ा था, या इसे तकावी ऋण भी कह सकते हैं। ये इसने इसलिए बांटा था, अगर आपको याद होगा, कि जिससे किसान हल खरीद सके, बैल खरीद सके, और खेती करने के लिए बीज खरीद सके, और कुएं वगैरह खुदवा सके। इसके लिए इसने सौंदर्य ऋण, मतलब इसका मतलब एक लोन दिया था कृषि के लिए। इसको क्या बोला गया था, सुंदर या फिर कृषि ऋण या फिर तकावी ऋण। जो एमबीटी ने दिया था, ये एफएसटी ने आके माफ कर दिया। मतलब एमबीटी ने बांटा कि भाई ये लो, मेरे से पैसे ले लो, मुझे कुछ समय के बाद दे देना, जैसे लोन मिलता ही है। ठीक है, तो एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इसके समय जो लोन बांटा गया था इसे माफ कर दिया। और कहा जाता है कि ये जो लोन था इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ टंका थी। 1 करोड़ टंका थी जो इसने माफ किया था। जैसे आजकल भी गवर्नमेंट करती है ना, इलेक्शन के टाइम पे किसानों का लोन माफ कर देती, इस तरह से है ये। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट है हमारा, एफएसटी ने 24 कष्टदायी करों को वसूलना बंद कर दिया। यानी कुछ टाइम पे 24 ऐसे टैक्स थे जो बहुत प्रॉब्लम करते थे, लोगों को कष्ट देते थे, आम जनता को परेशान करते थे। मैंने आपको पता होगा, इससे पिछली वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब बताया था, मैंने कहा था कि फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध के स्थान पर अपनी प्रजा की भौतिक और सामाजिक उन्नति पर ध्यान दिया कि लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम कैसे किए जाए। तो इसने देखा, हिसाब लगाया कि ये 24 ऐसे टैक्स लगा रखे हैं जो फिजूल के हैं और जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें पीड़ा दे रहे हैं, तो इन्होंने इसे वसूलना बंद कर दिया। इसके अलावा क्या किया, इस्लामिक कानून यानी शरीयत के अनुसार मात्र 4 कर लगाए। मतलब 24 कष्टदायी तो हटा दिए, सिर्फ शरीयत के अनुसार, जो शरीयत ने बता रखे हैं इस्लामिक धर्म के अनुसार। इस्लामिक धर्म में मैंने जब पहला ही चैप्टर पढ़ाया था इस्लाम धर्म के बारे में, उसमें बताया था कि इस्लाम धर्म के जो कानून है, उस जिस पुस्तक में लिखे हुए हैं, जिस बुक में लिखे हुए, उसे शरीयत बोलते हैं। तो इसने शरीयत के हिसाब से, शरीयत में सिर्फ 4 ही कानूनों की मान्यता दी गई है, कि सिर्फ 4, मतलब शरीयत में सिर्फ 4 टैक्सों की मान्यता दी गई है कि सिर्फ 4 टाइप के टैक्स लगाने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था एफएसटी ने अपने शासन प्रशासन का आधार किसे बनाया था, इस्लाम धर्म को। इसी आधार पर इतिहासकार ने से क्या कहा था, दिल्ली सल्तनत का सच्चा मुसलमान शासक कहा था ना। ये चीज़ मैंने कराई थी, आपको याद होगी। ठीक है, क्या कहा था से, बर्नी ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान या सच्चा मुसलमान शासक। ठीक है, तो मैंने बताया था कि शासन प्रशासन ने इसने इस्लाम धर्म का आधार बनाया था। तो इसने कानून बनाने में भी इस्लामिक कानून यानी कि शरीयत के अनुसार सिर्फ 4 टाइप के टैक्स वसूलने प्रारंभ किए, 24 हटा के सिर्फ 4। वे 4 कौन कौन से हैं, जजिया, पहला जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से, यानी कि गैर मुसलमान का मतलब हिंदू था, हिंदुओं से लिया जाता था। मैंने पहले बताया था, अब भी बता रहा हूँ, जजिया कर के लिए मैं 5 से 7 मिनट की एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें जजिया कर के बारे में बता दिया जाएगा कि जजिया कर है क्या, उसके बाद वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस किस ने लगाया, किस किस ने ख़त्म किया, वो एक ही लिस्ट में मैं करा दूंगा, इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो पहला टैक्स था जजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। दूसरा था जकात, एक जकात था जो मुसलमानों से लिया जाता था। ये जकात किस लिए लिया जाता था, मुसलमानों से, एक तरह का दान होता था ये, कि भाई मुसलमानों से लिया जाएगा, सिर्फ मुसलमानों से, इस्लाम धर्म के विकास के लिए। भाई इस्लाम धर्म का कैसे विकास हो, किस तरह से इस्लाम धर्म को बढ़ाया जाए, उसके लिए उनसे एक फिक्स हिस्सा लिया जाता था उनकी आमदनी का। ठीक है, तीसरा था खुम्मस। आई होप खुम्मस का तो आपको पता ही होगा। खुम्मस वही लूट का माल, कि किसी राज्य पर अगर आक्रमण करेंगे, इसे लूटेंगे तो ये हमें होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा किसने लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने।
ठीक है। 1/5 भाग होता था कि 1/5 भाग तो लेगा इसका कौन, राजा, और बचा हुआ कौन लेगा, 4/5 भाग सैनिक। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग शरीयत का उल्लंघन करते हुए, मैंने सब पढ़ाया आपको कि 4/5 भाग खुद लिया था और 1/4 भाग उल्टा करके सैनिक को दिया था। मतलब सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी अपने पास रखता था। तो इसने क्या किया, खुम्मस के बारे में हो चुका है, खुम्मस लिया। चौथा लिया इसने खराज। खराज होता था भू राजस्व कर, मतलब खेती पे लगने वाला, मतलब जमीन पे लगने वाला टैक्स। क्लियर। कितने टाइप के टैक्स लगाए इसने, जजिया, जकात, खुम्मस और खराज। 24 कष्टदायी करों को हटा के क्वेश्चन आ जाता है कि एफएसटी ने कितने प्रकार के टैक्स लिए थे, तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। क्लियर। फिर 5वां पॉइंट आता है, एफएसटी ने उलेमाओं से स्वीकृति के बाद, मतलब मैंने बताया था कि ये उलेमाओं से मतलब सलाह मशवरा लेता था। ये सुल्तान ऐसा था जैसे एमबीटी या गयासुद्दीन की तरह नहीं था कि जो शासन प्रशासन में उलेमाओं का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते थे। ये उलेमाओं से सलाह मशवरा करता था शासन चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका शासन प्रशासन का आधार क्या था, इस्लाम था। ठीक है, इस्लाम धर्म था। तो एफएसटी ने उलेमाओं से अप्रूवल लेने के बाद एक नया टैक्स लगाया। तो कुछ भी काम करने से पहले उलेमाओं से अप्रूवल लेता था कि मैं कर लूँगा, ठीक है, कि धर्म के हिसाब से। तो एफएसटी ने उलेमाओं से स्वीकृति के बाद एक नया टैक्स लगाया जिसे सुर्स बोलते हैं। या तो सुर्स मिलेगा लिखा हुआ, या हक शर्व, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। नामक एक सिंचाई कर लगाया जो उत्पादन का 10% होता था, शाही नहरों का उपयोग करने वाले किसानों से लिया जाता था। देखो क्या है, 4 टैक्स तो चल रहे हैं। कौन कौन से, जजिया, जकात, खुम्मस और खुराज। इसके अलावा इसने एक नया टैक्स बनाया, और ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ऐसे लगा दिया। इसे लगाने से पहले भी उलेमाओं से अप्रूवल लिया कि ये बताया उसे कि भाई उलेमाओं को बिठा के कि भैया इस तरह का टैक्स है, इससे ये फ़ायदा होगा, इस वजह से मैं टैक्स ले रहा हूँ, इसके बदले ये फ़ायदा होगा, बताओ मैं कर लूँगा इस टैक्स को। तो जब उन्होंने अप्रूवल दिया, उसका नाम रखा क्या, सुर्स या हक शर्व। ये ऐसा टैक्स था। एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने ना कुछ नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उस बारे में भी। कुछ नहर का निर्माण करवाया, किस लिए, कि सिंचाई के लिए, मतलब जो किसान है क्या कर सके, आराम से पानी वानी दे सके नहरों से, अपनी मतलब सिंचाई करके कृषि कर सके। तो इसने जो नहरें खुदवाई थी, जो किसान इन नहरों का पानी का यूज करेगा तो उसे कुछ टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं भाई फ्री में आपको मिल जाएगा, कुछ टैक्स तो मिलेगा। क्योंकि इसने क्या बोलते हैं, सुल्तान ने भी या राजा ने भी उस नहर को बनवाने में पैसा तो खर्च किया है, कुछ तो टैक्स लेगा ही भाई वो। तुम्हारे लिए किया है पैसा लगा के, तो थोड़ा थोड़ा टैक्स तो लेगा ही वो। तो जो इस नहरों के पानी को यूज करेगा अपनी खेती में सिंचाई के लिए, तो उससे ही वो टैक्स लिया जाएगा। उस टैक्स का वही अप्रूवल लिया उलेमाओं से कि भाई ऐसे ऐसे मैंने नहर खुदवाई है और मैं लोगों को दूंगा इसका पानी, किसानों को, पर जो किसान इसका यूज करेंगे मैं उनसे टैक्स लेना चाहता हूँ ये, और मैं 10% टैक्स लूँगा। ऐसे करके इसने सामने रखी। उलेमाओं ने कहा कि हाँ आप ले लो। तो इसका नाम क्या रखा गया, सुरुस हकेशर। ये मतलब जो भी इस नहर के पानी का यूज करेगा उससे लिया जाएगा। 10% होता था वो, यानी कि 1/10 भाग उत्पादन का। मान लो अगर उत्पादन हुआ है आपका 1000 रुपये या 100 रुपये का उत्पादन किया है तुमने कृषि से, तो 10 रुपये आपको राजा को देने पड़ेंगे क्योंकि आपने उनका पानी का यूज किया है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये। इसके अलावा बस ये याद रखना कि नाम क्या था उसका, ये दोनों नाम पता होने चाहिए आपको। छठा है, एफएसटी के समय में कृषि के विकास के लिए 5 नहरों का निर्माण हुआ था। वही मैंने बताया अभी कि इसने कुछ नहरों का निर्माण कराया, और इन्हीं नहरों का जो यूज करते थे ना पानी, ये 5 नहर है, उनसे ही शुरू से हके सर्व टैक्स लिया जाता था। ठीक है, इन 5 नहरों का निर्माण हुआ था, जिनमें 2 नहर प्रमुख है। वैसे तो 5 है, 2 नहर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। पहली तो थी रजबाई नहर जो निकाली गई थी यमुना नदी से, दूसरी थी उलुग खानी नहर जो निकाली गई थी सतलज नदी से। भाई 3 और थी, मतलब 2 सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, इनसे सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता था। कौन कौन सी, रजबाई नहर यमुना से, उलुग खानी नहर सतलज से। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इनके नाम आ जाते हैं, रजबाई नहर आ जाएगा या फिर उलुग खानी नहर आ जाएगा कि रजबाई नहर किस नदी से निकाल ली थी या उलुग खानी नहर किस नदी से निकाल ली थी। इसके अलावा आ जाता है कि रजबाई नहर का संबंध किस शासक से है या उलुग खानी नहर का संबंध किस शासक से है, फिरोज शाह तुगलक से है। क्लियर। इसके अलावा 7वां पॉइंट है हमारे पास, इसने राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र में लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए थे। यानी कि राज्य की आमदनी कैसे बढ़ेगी उस पर भी पूरा ध्यान दिया इसने। आमदनी बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में 1200 फलों के बाग लगाए। भाई फल लगेंगे, उनसे फल बिकेंगे बाजार में, उससे जो पैसा मिलेगा वो सीधा राजा के पास आएगा, राज्य की आमदनी बढ़ेगी। इसमें आपको ये याद रखना है, ये जो इसने बाग लगाए हैं, ऐसा काम इससे पहले भी एक शासक कर चुका है,
इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले फलों के बाग लगाए थे, उसके बाद इसने लगाए। सबसे पहले अगर कोई पूछे तो आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। क्लियर हो गए? यहाँ पे 7 पॉइंट हो गए। आई होप आपको ये 7 के 7 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा मैंने एक चीज और लिखी है, वो भी सी में आती है आर्थिक में ही, कि इसके समय के कुछ सिक्के मैं हमेशा बताता आया हूँ। मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के भी कुछ सिक्के थे, वो भी बताए हैं कि जिस जिस भी शासक ने कुछ अलग सिक्के चलाए हैं, मैं पहले दिन के चैप्टर से लेके हर बार सिक्के बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा तब भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें लिस्ट लिख दूंगा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन होगा, वैसे तो साथ के साथ कर रहे हैं, इधर शासक का नाम, इधर उसके चलाए हुए सिक्के, या अगर सिक्कों के साथ कोई अगर अलग विशेषता है वो भी लिख देंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो एक सिक्का था इसका ससगनी, क्या नाम था उसका? ससगनी। ये था चांदी का बना हुआ, यानी कि सिल्वर का। ठीक है, इसके अलावा 2 और सिक्के थे, आधा और बिक, आधा और बिक। ठीक है, ये मिश्रित धातु के थे, मतलब चांदी वगैरह के नहीं, तांबा कांसा वगैरह मिला के, पित्तल मिला के, बहुत एक किसी एक धातु के थे, मिश्रित धातु के थे। तो आपको क्या याद रखना है? ससगनी था चांदी का, अद्धा और बिक थे मिश्रित। क्वेश्चन आ सकता है कि ससगनी किस धातु का बना था सिक्का? तो चांदी का। अद्धा और बिक किस धातु का बना था? मिश्रित धातु का। ठीक है, ऐसे कोई लिखा हुआ नहीं आएगा कि कौन सी धातु, मिश्रित में कई सारी धातु होती हैं। या आ सकता है ससगनी या फिर अद्धा या फिर बिक, इन सिक्कों का संबंध किस शासक से है? इन तीनों सिक्कों का संबंध किस शासक से है? फिरोज शाह तुगलक से। आई होप यहाँ तक आपको एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप चाहो तो इधर की पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अब हम चलेंगे निर्माण कार्यों की साइड को आगे बढ़ते हुए। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है निर्माण कार्य। ठीक है, अब देखते हैं इसने क्या किस किस चीजों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो एफएसटी ने 5 नहर, वही जिनकी हम अभी बात कर चुके हैं, जिसमें से 2 प्रमुख है, कौन कौन सी? उलूप खानी नहर सतलज नदी से और रजबाई नहर यमुना नदी से। ठीक है, इसके अलावा 50 बांध और 30 झील, मतलब 5 नहर, 50 बांध, 30 झील। देखा कितने सारे काम किए इसने। और अनेक छोटे बड़े स्कूल भी बनवाए इसने, अनेक छोटे बड़े। लगभग 300 नगरों की स्थापना करी, साथ ही पुराने जर्जर भवनों की मरम्मत करवाई। यानी कि 5 नहर तो है ही, जिसमें से 2 के बारे में बता चुका हूँ। इसके अलावा 50 बांध, नहरों पे नदियों पे छोटे छोटे बांध बनवाए। इसके अलावा 30 झील। ये सारी चीज किस लिए कराई जा रही है? कृषि को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा कई छोटे बड़े स्कूल जिससे लोगों को शिक्षा मिले, और बहुत सारे 300 नए शहर बसाए और बहुत सारे पुराने भवनों की मरम्मत करवाई। मैंने बताया था भौतिक और सामाजिक उन्नति कब होगी? जब लोगों की कृषि अच्छी होगी, पानी मिलेगा तो कृषि अच्छी होगी। इसके अलावा छोटे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, तभी तो उनकी उन्नति होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, सामाजिक उन्नति अपने आप हो जाएगी जब बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, लगभग 300 नए नगर बनेंगे तभी तो भाई आदमी एक गांव में रह रहा, शहर में ज़्यादा सुविधा मिलती है। इसने नए नए शहर बसाए जिससे लोगों को उनकी भौतिक उन्नति हो, अच्छे से रहना सहना उन पे आए, उन्हें अच्छे मकान मिले, अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल है ना उनका हाई हो। ठीक है, साथ ही जो पुराने मकान थे उनकी मरम्मत कराई। देखो आपने एक चीज देखी होगी, नहरों पे, बांध, झील, खेती पे बहुत फोकस कर रहा है ये। ठीक है, सौंदर्य कर था वो भी बांट दिया, मतलब माफ कर दिया जो टैक्स मतलब लोन दिया गया था। ये सब इसलिए क्योंकि एमबीटी के समय में मैंने बताया था, एक तो वो इतना बड़ा अकाल पड़ा था। उसके अलावा क्या हुआ है, एमबीटी के समय में क्या हो रहा है, उसकी 5 परियोजना, हमने तो सिर्फ 5 पढ़ी है, इससे भी ज़्यादा परियोजना थी, हमने सिर्फ 5 प्रमुख पढ़ी जो बड़ी बड़ी है, वो सारी फ्लो। इस वजह से क्या हो रहा था, पूरा का पूरा जो राजा का खजाना था और जो पूरा राज्य था अस्त व्यस्त हो रखा था। ठीक है, मतलब बहुत गरीबी की हालत में जा रहे थे, तो सुधार की जरूरत थी, इसलिए इसने सीधे सीधे सुधार किए तगड़े तगड़े। ठीक है, दूसरा है एफएसटी के समय में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, जो आजकल सड़कें पुल वगैरह बनवाते हैं ना शहरों में। ठीक है, शहरों में, गाँव में। ठीक है, ये सारे बनाए। इसका प्रमुख वास्तुकार मतलब आर्किटेक्चर, इंजीनियर, जो नक्शे वगैरह पास करता है, जो नक्शे बनाता है, वो कौन था? मलिक गाजी सहना। ये नाम याद रखना, मलिक गाजी सहना कौन था? प्रमुख वास्तुकार था इसके लोक निर्माण विभाग का। ठीक है, तीसरा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एफएसटी ने कुतुब मीनार, जामी मस्जिद आदि भवनों की मरम्मत कराई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। क्लियर हो गया? इसके अलावा इसने जौनपुर बताया था, अपने भाई एमबीटी की याद में बसवाया था। हिसार भी हरियाणा, हिसार हरियाणा में है। फिरोजा, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि नगर बसाए थे।
मतलब बताया ना 300 नगर, हमने इंपोर्टेंट लिख लिए, एटलीस्ट इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक आपको पता है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान है जहाँ पे क्रिकेट भी होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है दिल्ली में। तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, यहाँ पे इसने अपने टाइम में फिरोज शाह कोटला भवन का निर्माण करवाया था, मतलब एक महल बनवाया था बहुत बड़ा। ठीक है, जो आज नहीं है, आज मतलब वो टूट चुका है, आज आपको पहचानने में भी नहीं आएगा, मतलब खत्म हो चुका है। बस ये एरिया है यहाँ पे दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। एक चीज और यहाँ पे है, यहाँ पे अशोक का स्तंभ लगा हुआ है। ठीक है, जिसे बोलते हैं दिल्ली का टॉपर, वो मेरठ से लाया गया था, दिल्ली का टॉपर है शायद, अभी मेरे को क्लियर नहीं है, उसको जब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में तब उसको क्लियर कर लेंगे। अभी क्या रखना है, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला भी इसी के द्वारा बनाया गया था। ये सारी चीजें क्या थी, इसके निर्माण कार्य के बारे में। तो आज अभी तक हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, हमने एक पढ़ा है इसका आर्थिक कार्य, दूसरा पढ़ा है इसका निर्माण कार्य। इससे पहले हमने इसका राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ लिया है। ठीक है, कि क्या इसके समय में राजनीतिक घटना का हुए, इसके सामाजिक कार्य पढ़ लिए, आर्थिक कार्य पढ़ लिए और एक निर्माण कार्य पढ़ लिए। अब इसके बारे में बचता है कुछ धार्मिक कार्य और फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी, मतलब फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन राजा है, राजाओं का तो एक सीक्वेंस रखना है बस हमें याद। ठीक है, इसके बाद हमारा ये तुगलक वंश हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके धार्मिक कार्य और इसके उत्तराधिकारी मतलब तुगलक वंश को समाप्त करेंगे। अगली वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 20 से 25 मिनट की होगी। अब मैं वीडियो लंबी बनाने के बजाय थोड़ा छोटी बनाने पर फोकस कर रहा हूँ, जिससे आप लोग बोर ना हो और सारे फैक्ट्स में लिख लिख के चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो, आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। और जैसे कि मैंने एक आपके लिए नया चेंज किया है, ऐसे मैं पहले लिख लेता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मुझे ये चीज़ कमी फील हो रही थी अपनी तरफ से कि मैं समझा तो सब कुछ रहा हूँ, क्योंकि मुझको फिर लिखने में भी टाइम वेस्ट होता था और फिर वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती थी और मटेरियल बहुत कम रहता था। उसके साथ आप लोगों को नोट्स भी अच्छे से नहीं मिल पाते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साथ के साथ नोट्स बना लेते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी में वो गुण नहीं होता है कि भाई वो नोट्स ना बना पाए, कि साथ साथ नोट्स बना ले। तो हमें उन कुछ की बजाय हमें सबको ध्यान में रख के चलना है कि सब बच्चों का आराम से नोट्स बन जाए। तो इसलिए मैं पहले ही जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहले ही लिख लेता हूँ, उससे टाइम की भी बचत होती है और हमारी थोड़ी वीडियो में ज़्यादा कंटेंट आ जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो भले ही हमारी अब थोड़ी कम लेंथ की होगी, पर कंटेंट उसमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो मैंने इसलिए अपनी तरफ से ये चेंज लाया है। मुझे फील हो रहा था ये चेंज कि कुछ कमी हो रही है मेरी वीडियोस में। तो अगर इसी तरह के, अगर आपको भी तरफ से कोई सजेशन है, आप मुझे सजेशन दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन डालिए, अपना फीडबैक भी डालिए, ताकि मैं और भी अच्छा आप लोगों के लिए कर सकूँ। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, तो मुझको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब रिविजन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।